नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। साफ सुथरी सियासत की बात सभी पार्टी और नेता करते हैं, लेकिन सभी को दूसरे में दाग नजर आते हैं, अपने नहीं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर दागियों को चुनाव लड़ने से क्यों न रोक दिया जाए। यानी सीधे सादे शब्दों में कहें तो जो नेता आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए हैं, उनके चुनाव लड़ने पर क्यों ना आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए। आज इसी सवाल पर हम प्राइम डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन पहले प्राइम डिबेट के सवाल, दोषी आखिर क्यों लड़े चुनाव? दोषियों पर आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं? और दोषियों को रोकने में आखिर दिक्कत क्या है? ये तीन बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने हैं। जब हाईकोर्ट की तरफ से ये जानकारी सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जताया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। अब इस मामले पर 16 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ए.के. जैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह नरूका, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कमल टाक, संयोजक है एडीआर के, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहला सवाल मैं ए.के. जैन साहब आपके पास आता हूं। ये कोई पहली बार ऐसा मामला सामने नहीं आया है कि दागियों पर बात की गई है। जो नेता चुनाव लड़कर जीतते हैं, दागी होते हैं या उन पर अपराध के आरोप होते हैं, समय समय पर उनके ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, सवाल खड़े होते रहे हैं और सभी पार्टियों ने एक सुर में यह कहा कि दागियों को टिकट देने से बचना चाहिए। फिर क्या वजह है कि ये दागी राजनीति में आते हैं? ना केवल राजनीति में आते हैं बल्कि बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। देखिए, सत्ताधारियों, राजनीतिक दलों का मुख्य काम है ये इनके इन प्रकारण सत्ता में आना, और जब सत्ता में आना होता तो दाग अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि तब एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे न ये इनके इन प्रकारण कैसे जीत हासिल की जाए। जो आंकड़े आपने बताए हैं, अभी जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक 83 से एक हत्या के मामले में एक लेजिस्लेचर दोषी है और उसकी मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, पूरी हो पाई है। अब प्रश्न इस बात का होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा, सबसे जवाब मांगा, पर अधीनस्थ न्यायालयों से भी एक जवाब मांग लेते कि इतने वर्षों तक आप सो क्यों रहे हैं, इन मुकदमों को तय क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बात सही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट को जानबूझकर इतना कमज़ोर बनाया गया था कि वहाँ पर दागी व्यक्ति आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सके। यदि मान लीजिए किसी से कोर्ट से उनको सजा भी हो जाती है तो पहले नियम यह था कि जब तक अपील तय नहीं हो जाती और अपील दर अपील, आखिरी अपील तय नहीं हो जाती, तब तक वह डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते। 2005 में लिली थॉमस के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक कोर्ट से अगर आपको कन्विक्शन हो गया है, 2 साल से अधिक की सजा हो गई है और आपकी सजा तो सस्पेंड कर दी है, अपील तो कर दी है, परंतु आपकी दोष सिद्धि अगर सस्पेंड नहीं हुई है तो ये माना जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पर प्रश्न इस बात का कि ये काम लेजिस्लेचर का करने का है, अदालतों का करने का नहीं है। और जब भी मामला अदालतों में गया, चाहे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे भी पब्लिक स्टेट फाउंडेशन का मामला हो, चाहे रमेश दलाल का मामला हो, सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिमिटेशन के तहत तो ऑर्डर पास किए जिसमें यह भी कहा कि डिक्लेरेशन किया जाए। उससे पहले तो डिक्लेरेशन का भी प्रावधान नहीं था, अभी जो लेटेस्ट है उसमें डिक्लेरेशन का किया। और दूसरी बात, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब आपने पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में किसी आदमी पर यदि आरोप लगा देती है कोर्ट के अंदर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो ये विधायकों को और हमारे माननीय जो कानून निर्माताओं उस पर ये रोक क्यों नहीं लगाई गई है? आज से 20 साल पहले एन वोरा कमेटी ने इस बात की सिफारिश की हुई है जो आज तक लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं। क्या वजह है? सभी राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव में आती हैं तो बड़ी बड़ी बात करती हैं, दागियों को जो है वो टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारे दागी चुनाव में भी आते हैं, ना केवल चुनाव में आते हैं बल्कि बाहुबल के दम पर जीतते भी हैं।
राज्यसभा में भी पहुंचते हैं, लोकसभा में भी पहुंचते हैं, विधानसभा में भी पहुंचते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। और हैरानी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कहने पर यह हैरानी जताई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास में पहले से बहुत सारे मामले जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। 4442 ऐसे मामले हैं जिन पर अभी तक किसी तरह का फैसला नहीं आया है। 16 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। सुरेंद्र सिंह जी, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं? ये बिल्कुल बात सही है कि सभी पार्टियां जो अपने, चाहे उनका घोषणा पत्र हो, चाहे पार्टी के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें दागियों को हम किसी भी प्रकार से टिकट नहीं देंगे। इसी बात को लिए मैं कह जाता हूँ, लिली थॉमस जी वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, उस फैसले के बाद में बाकायदा संसद के अंदर कांग्रेस ने एक बिल लेके आती है और उस बिल के अंदर उस फैसले के अंदर जो कहा कि अगर 2 साल तक की जिसको सजा हो गई वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस फैसले को लागू नहीं हो, इसके लिए संसद में बिल लेके आई। बिल लेने के बाद में जब हमारे बीजेपी के जो नेता है, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जब जाके ये ज्ञापन दिया, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी उस बिल को फाड़ते हैं कि इस बिल का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दागी लोगों को टिकट नहीं दे, लेकिन दागी की जो पैरवी है वो संसद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो कांग्रेस कर रही है। और उसके बाद में अब आज के वक्त में मैं बता दूं कि आज हमारे राजस्थान के अंदर जो सरकार है, उस सरकार के अंदर 25% ऐसे मंत्री हैं जो दागी है। सांसद की बात बताऊं तो 57 ऐसे कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के सांसद सदस्य हैं जो दागी है। तो सभी पार्टियों को इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। इसी के बारे में मैं भारतीय जनता पार्टी की जो बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक गाइडलाइन निकाली थी। उस सुप्रीम कोर्ट की जो पहले जो गाइडलाइन निकाली, उस गाइडलाइन के अंदर बाकायदा कानून मंत्रालय ने एक शपथ पत्र दिया। पार्टी के आंकड़े दे रहे हैं, अपनी पार्टी के आंकड़े भी दीजिए। जो दागी ऐसे विधायक हैं जिन पर जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के लिए आ रहा हूं, आज की तारीख में जनप्रतिनिधि अधिनियम सबसे अधिक धारा 8 है में 55% लोग लोकसभा में हैं जो अपराधी किस्म के हैं। डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। किस मुंह से आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? जो मैटर आया उसमें पार्टी को ब्लेम करने से पहले अपनी पार्टी में सुधार लाइए, फिर बात करिए। निर्णित हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। मैं आ रहा हूं आपके पास। विक्रम जी, आपकी पार्टी भी शुचिता की बात करती है, स्पेशल कोर्ट खोलने का आपकी पार्टी में भी ऐसे कई दागी नजर आ जाएंगे इस वक्त में, या तो उन पर मामले लंबित हैं या वो आरोपी हैं। आपने हमेशा ये कहा, आपकी पार्टी के आलाकमान ने हमेशा ये कहा है कि किसी तरीके के दागी अपराधी प्रवृत्ति के इंसान को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने ये कहा है, लेकिन क्या ये विडंबना है कि ऐसे लोगों को लिया जाता है? मैं यही कह रहा हूं। आप अपने बात सुनिए, आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात सुनिए। वर्तमान लोकसभा में 55% लोग भाजपा के दागी किस्म के हैं और उनमें से गंभीर किस्म के अपराधी जो हैं वो 267 सांसद भाजपा के हैं, उनमें से 90% अपराधी, 92 अपराधी हैं। आप किस तरह की नैतिकता की बात कर रहे हैं? और मोदी जी ने शासन में आते वक्त कहा था कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों पर फटाफट फैसला हो सके और उनका निस्तारण हो सके, ताकि राजनीतिक रूप से और राजनीतिक द्वेष के कारण अगर कोई फंसा है तो उसका निस्तारण हो सके। आज तक उस योजना पर कार्यवाही है तो बता दीजिए। मैं वही कार्रवाई बता सर, मैं आप क्या बता रहे हैं? आप देखिए सुरेंद्र जी, विक्रम जी, मेरा आप दोनों से निवेदन ये है कि आप एक दूसरे की पार्टी की कमियां क्यों निकाल रहे हैं? आप अपनी पार्टी में देखिए ना कि कितने दागी है। कौन अपराधी, कौन चाहता है, कौन पार्टी, कौन देश का नागरिक चाहता है? सब चाहते हैं कि देश में अपराधीकरण रुके। जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे बड़ा दायित्व संसद का होता है और सभी राजनीतिक पार्टियों का दायित्व मानता हूं मैं कि वो ऐसे अपराधियों को ज्यादा पार्टी आला कमान जब टिकट बांटते हैं तो उस समय बिल्कुल उस वक्त ध्यान रखना चाहिए, सामने होती है, कुछ छिपा नहीं होता है। लेकिन आसिफ जी, आप देखिए कि सबसे ज्यादा इस वक्त 267 में से 92 में कितना प्रतिशत होता है? लगभग 30% लोग भाजपा में दागी किस्म के। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखिए। अगर आप प्रतिशत ज्यादा कर देंगे तो आपकी तरफ कम प्रतिशत है, तो क्या आप ठीक हो गए? बिल्कुल कम प्रतिशत है और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी और हमेशा से कोशिश है। चलिए, गंभीर मैं दोनों के पास, हमारी पार्टी में टिकट नहीं मिलती। मैं आ रहा हूं विक्रम जी, आ रहा हूं, वो नाम भी आ जाएंगे विक्रम जी, वो नाम भी सामने आ जाएंगे जो दागी हैं। बिल्कुल, वो नाम भी सामने आ जाएंगे सभी पार्टियों के अंदर। कमल टाक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, ये बात सुचिता के स्तर पर, नैतिक स्तर पर समझ में आती है कि कोई भी पार्टी जो है वो दागी लोगों को टिकट ना दे,
लेकिन क्या जनता जिस जगह से वो दागी चुनाव लड़ते हैं, क्या जनता इस बात को नहीं समझती कि ये जो शख्स हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आया है, ये आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, हम ऐसे शख्स को वोट नहीं देंगे। जनता तय नहीं कर सकती, जनता भी तो ऐसे लोगों को वोट देकर संसद में भेजती है। कि जनता ने क्यों नहीं ध्यान रखा, तो मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगा। नो डाउट क्यों नहीं ध्यान रखा, तो मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगा। नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन मैं उस पे बाद में आऊंगा। मेरा पहली बात ये सबमिशन है कि लॉ कमीशन ने 1990 के अंदर अपना सबमिशन दिया था, सॉरी टिकट नहीं देने का प्रावधान डाली। अब बात यहाँ आती है कि ये काफी लंबे समय से ये नूरा कुश्ती जैसा है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र सरकार, जो भी विद्यमान सरकार होती है, उससे कहती है कि वो कानून बनाए, क्योंकि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। अब आप देखिए कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, यानी विधायिका का है, जो सही, परंतु आप देखिए कई मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग कानून बने। जैसे विशाखा का मामला, उन्होंने डायरेक्शन दिए, लॉ बना। फिर उसके बाद इवन ये एफिडेविट का मामला, एफिडेविट के मामले के अंदर हाई कोर्ट के फैसले को विधायिका ने खत्म कर दिया था कि हम एफिडेविट नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। जो विधायिका ने उसको पास किया था कि हम एफिडेविट नहीं देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और कहा नहीं, एफिडेविट देने पड़ेंगे। जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको 3 तरह के एफिडेविट देने पड़ेंगे। पहला कि आपकी शिक्षा के देने पड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट खड़े होते तरह के एफिडेविट पड़ेंगे। पहला कि आपकी संपत्ति कितनी है और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो बताएं। अब आप देखिए ये नूरा कुश्ती है कि आप सरकार से कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस। ठीक है कमल जी, मैं एक बार फिर से आपके पास में लौटूंगा। आपकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है, तब तक मैं AK जैन साहब से बात करता हूं, फिर से कोशिश करूंगा आपके साथ जुड़ने की। जैन साहब, 16 सितंबर को ये दोबारा सुनवाई होनी है और 4442 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट के अंदर लंबित पड़े हैं। केंद्र सरकार ने 6 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आपको क्या लगता है, कानूनी तौर पर मैं समझना चाहता हूं इस चीज को, केंद्र सरकार अगर इसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती भी है, इसके बाद में क्या कोई सख्त कानून बनने की गुंजाइश पैदा होती है? और अगर इस तरीके का कोई कानून सामने आता है तो क्या सभी पार्टियों को नैतिक स्तर पर इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो इसका प्रण ले कि कोई भी दागी जो है उनकी पार्टी में नहीं आएगा और जो मौजूद दागी हैं पार्टियों के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, जहाँ तक नैतिकता की बात है, राजनीतिक दलों से नैतिकता की उम्मीद कम से कम हिंदुस्तान में हम नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। रही बात कानूनी कंपल्शन की बात है, तो अभी जो मामला है पेंडिंग जिसपे सुप्रीम कोर्ट सीरियस हुई, वो उन लोगों का है जिनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें पूर्व और जिसमें लगभग 2553 वर्तमान लेजिस्लेचर्स हैं, जिन पर 4443 मुकदमे भी पेंडिंग चल रहे हैं जी। ये जब एनडीए सरकार पावर में आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम ऐसा स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर ये व्यवस्था करेंगे कि 2 साल के अंदर अंदर हर दागी जो विधायक है या लेजिस्लेचर्स है उनके मामले निस्तारित हो जाएं। हालांकि 2 साल के 7 साल हो गए, कुल 11 कोर्ट्स बनी हैं और उनमें भी सुनवाई कैसे हो रही है वो देखने में आ रही है कि वो कुछ भी नहीं हो पा रहा। इसका कारण सबसे बड़ा है कि कोई भी पार्टी अपनी सत्ता जाने की कीमत पर दागियों को आने से नहीं रोक सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पेशल कोर्ट्स बनाने के डायरेक्शंस दे सकती है और ये डायरेक्शन दे सकती है कि सारे के सारे मामले को एक निश्चित समय अवधि में तय कर दिया जाए। पर उसके साथ साथ जहां कोर्ट्स की लापरवाही है वो ये है कि उसके बाद अपीलों के निस्तारण के लिए कोई समय अवधि तय नहीं की जाती है, जो कभी तय किया जाना आवश्यक है। परंतु ये सही है भी, जैसे कमल ने कहा था कि आर्टिकल 141 के अंदर यदि लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकती है कि इन निर्देशों की पालना की जाए, जब तक कि आप इस मामले में कानून नहीं बना सकते, क्योंकि ये मामला संविधान के मूल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। हम एक अच्छी और स्वच्छ लेजिस्लेचर होना भी हिंदुस्तान के हर नागरिक का हक है।
तो इन परिस्थितियों में ये अब इस पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेती है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 के तहत निर्देश देती है, जैसे लिली थॉमस के मामले में इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार अगर सजा हो गई तो जब तक आपकी दोष सिद्धि स्टे नहीं होगी तब तक आप डिस्क्वालीफाइड है, और उस मामले को लेकर जो भी विवाद हुआ वो सबके सामने है, जाहिर है। तो सुरेंद्र जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में संज्ञान लेती है और केंद्र सरकार जो है वो अपनी तरफ से रिपोर्ट सौंपती है, आप तैयार हैं बतौर देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कि अब समय आ गया है कि चुनाव के अंदर स्वच्छ छवि वाले लोगों को अंदर लाया जाए, दागियों को बाहर किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए? आसिफ जी, मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2018 में और 2019 के अंदर भी केंद्र सरकार से इस बात की जानकारी चाहिए थी कितने केस है, किस तरीके से केस का निस्तारण नहीं हो रहा। उसमें बाकायदा केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया और उस हलफनामा के आधार पर, जैसे अभी के जैन साहब ने भी कहा कि 11 नहीं 12 कोर्टें खोली और उन 12 कोर्टों के लिए बाकायदा 7 करोड़ और 80 लाख का बजट भी पास किया, और बजट पास करने के बाद उन कोर्टों का अब जो केस तो हो गए लेकिन केस का जल्दी निस्तारण हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई कुछ केस जैसे होते हैं जो एक्चुअल में अपराधी किस्म का व्यक्ति और उसके ऊपर अपराध का सही केस हुआ, कुछ ऐसे केस होते हैं राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी हुआ, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी राजस्थान में देखा गया कि राजद्रोह जैसे केस भी अपने राजनीतिक व्यवस्था के कारण लगा दिए गए पार्टी ने आपस में। तो उन आधार पर बाकायदा हलफनामा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कोई आदेश करेगी तो केंद्र सरकार कि किसी भी प्रकार से ऐसे कोई अपराधी का वातावरण बना रखा है, भाजपा अपराधों को आगे, ऐसे अपराधी आगे जनप्रतिनिधि नहीं बन सके या जनप्रतिनिधि जो बन गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें केंद्र सरकार बाकायदा इस बारे में हमेशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने हैं और उनकी अनुपालना करने के लिए तत्पर। 7 साल में तो इनकी सरकार गंभीर हुई नहीं है। विक्रम जी, आप आदेशों का इंतजार करेंगे या अभी से आप जो है सफाई अभियान शुरू करेंगे? हमारी पार्टी में सफाई अभियान है, और आप देखिए इनकी पार्टी की बनिस्बत, इनकी पार्टी में 2014 में कुल 185 सांसद थे, आज लगभग 50 बढ़ के आए हैं अपराधी। और आप देख रहे हैं यूपी की क्या हालत है, मध्य प्रदेश में 34 में से 12 मंत्री हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और 8 के ऊपर गंभीर किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। एक छोटी सी बात कह दूं, आप जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आपके सांसद हैं, उन सांसद में 57% और आपके एक अब आप मंत्री रहे केंद्र में, बात कर दूं, निहाल जी, उनके ऊपर बलात्कार जैसा मुकदमा चलता रहा, उनको टिकट दी गई, वो केंद्र में मंत्री तक बना के अपना पूरा कार्यकाल करके चले गए, उन पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो कम से कम आप ये किस मुंह से ये नैतिकता की बात करते हैं? और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उसका क्या हुआ? कांग्रेस 7 साल से लेके किस बात के 7 साल करके दोबारा आपका राज आ गया है? अपराध की जो बात और आपने संख्या बढ़ाई है। आप सुनिए, जब मेरी बात है, राहुल गांधी जी खुद आपके सारे मुकदमे, आपके सारे मुकदमे जो है ना, आपने एक भी मुकदमा आपने जितने यूपी गवर्नमेंट के मंत्रियों के खिलाफ है उनके अंदर फैसले हो गए। देखिए मेरी बात सुनिए सुरेंद्र जी, घोषित किया था सुरेंद्र जी, विक्रम जी देखिए समस्या ये हो रही है कि आप अपनी अपनी पार्टी पर बात करने की बजाय एक दूसरे की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे नौबत नहीं आई। सुरेंद्र जी, मैं एक बार, समय की कमी है, मैं कमल जी के पास फिर से जाता हूँ। कमल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही होगी, मेरा सवाल फिर से वही है, आवाज में दिक्कत की वजह से आप जवाब नहीं दे पाए। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आम जनता को भी जो है वो जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग बार बार उनके बीच में वोट लेने के लिए जाते रहेंगे। देखिए, ये जो बात है ये बिल्कुल सही है कि आम जनता को जागरूक होना चाहिए, लेकिन आप तो देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इन नेताओं ने और तमाम तरह की सरकारों ने लिटरेसी का लेवल भी जो है वो 100% नहीं कर पाए हैं। अभी भी कई राज्यों के अंदर लिटरेसी जो है वो 50% तक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये अशिक्षित जनता के साथ आनंद करने का ये जो सिलसिला है इन्होंने जारी रखा है। अब जनता से हम उम्मीद करें कि वो इन सबको सीख सके, सबको देख सके, सबका पता लगा सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि आप अखबार में निकालिए, तो अखबार में ऐसी जगह निकालते हैं जहाँ किसी को पता न चले, अखबार में ऐसी जगह बताते हैं जहाँ पर जो अखबार कम चलते हैं, लेकिन वो राज्य के नाम से होंगे तो प्रकाशित तो राज्य लेवल वाले अखबार होते हैं, उन पे डाल देते हैं। तो इन सब माध्यमों से जनता के पास तो ये बात ही नहीं पहुंच पाती है और जनता उसको समझ नहीं पाती है। कमल जी, समस्या जो है ये बेहद गंभीर है। जैसे जैसे लोकतंत्र देश में मजबूत होता गया आजादी के बाद में, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों में कमोबेश, कहीं कम या कहीं ज्यादा, इस तरह के दागियों की संख्या बढ़ती गई। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से
सवाल पूछे हैं। 16 सितंबर को इसमें सुनवाई भी होनी है। इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।